गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसी में आज मॉर्निंग का ये सेशन होगा, जिसमें हम लोग साइंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। केमिस्ट्री का पहला भाग होगा ये। इससे पहले बायो मैंने 5 वीडियो करवाए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के भी 3 वीडियो अपलोड हुए हैं। उन सभी को जाकर के आप देख सकते हैं। जीएस प्रैक्टिस नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर के आपको मिल जाएगा। ये एमसीक्यू एईडीओ एग्जामिनेशन जो नेक्स्ट मंथ ही होने वाला है, और उसके अलावा 72 बीपीएससी या फिर कई सारे बच्चे एसआई भी देते हैं। जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, टीआरई भी देते हैं बच्चे, उन सभी में यह आपको मदद करेगा, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार के हैं कि कुछ आसान, कुछ मध्यम क्रम और कुछ उच्च श्रेणी के सवाल बनाए गए हैं। ओके, ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। आज केमिस्ट्री है और बिल्कुल बेसिक से पहले सवाल से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की मूल धारणा क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये होगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। परमाणु विभाज्य होते हैं, क्या डाल्टन ने ऐसा कहा है? और सबसे अच्छी चीज़ है कि 70 बीपीएससी प्रीलिम में डाल्टन के थ्योरी से पूछा गया था। डाल्टन के थ्योरी को इरेलेवेंट माना जाता है। समय के साथ ये थ्योरी गलत साबित हुआ, लेकिन फिर भी सबसे प्रथम थ्योरी डाल्टन के द्वारा ही दिया गया था। परमाणु अविभाज्य होते हैं, सभी तत्वों के परमाणु समान होते हैं। परमाणु रासायनिक क्रियाओं में संख्यात्मक अनुपात में जुड़ते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है 4 ऑप्शन में से क्या होगा, क्या थी उसकी मूल अवधारणा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कि डाल्टन ने कहा था कि रासायनिक, क्या देखिए क्या कहा था कि परमाणु रासायनिक क्रियाओं में संख्यात्मक अनुपात में जुड़ते हैं। ऐसा डाल्टन के द्वारा कहा गया था। ये उसका पहले सिद्धांतों में से एक था। डाल्टन ने कहा था कि रासायनिक यौगिक में तत्व निश्चित पूर्णांक अनुपात में मिलते हैं। यह उसके सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य मान लिया था, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि परमाणु विभाज्य माना जाता है। परमाणु के अंदर सब परमाणु कणों का ज्ञान उस समय तक नहीं था और उनकी थ्योरी जो है यह गलत साबित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मतलब एक तरबूज ले लीजिए, उसमें आपको बीज के जैसे परमाणु दिखेगा। इसी प्रकार से इन्होंने एक मॉडल दिया था, जिसको हम लोग देखते हैं कि क्या इन्होंने कहा था। जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल का मुख्य कारण क्या था? तो नाभिक की खोज, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार, प्रोटॉन का सिद्धांत या क्वांटम का सिद्धांत। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। नाभिक की खोज है क्या जे थॉमसन का? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार है क्या? प्रोटॉन का सिद्धांत क्या इन्होंने दिया था, या क्वांटम का सिद्धांत दिया था? 4 ऑप्शन में से एक निकालना है। इसी प्रकार के सवाल एग्जामिनेशन में भी आएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। थॉमसन ने कैथोड रे के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति दिखाई। वह यह समझाने के लिए आया कि नकारात्मक इलेक्ट्रॉन एक सकारात्मक पृष्ठभूमि में बिखरे होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यह बिखरे होते। प्लम पुडिंग मॉडल इसको को कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्लम पुडिंग अर्थात गुथे हुए। ठीक है, जैसे कोई भी गुथा हुआ चीज़, जैसे मैं तरबूज का उदाहरण दिया, इसी प्रकार से कोई गुथा हुआ चीज़ है, उसमें छोटे छोटे किसी और चीज़ के कण आपको दिख जाएं, उसी को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल प्रयोग ने क्या प्रदर्शित किया था? इन्होंने गोल्ड फॉयल लिया, उस पर अल्फा कणों की बम्बार्डिंग करवाई, तो सारे अल्फा कण जो हैं वो पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो वापस आ जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि भाई परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं। देखिए जरा क्या है ये। परमाणु का समान द्रव्यमान, परमाणु का छोटा घना केंद्र नाभिक, इलेक्ट्रॉन का प्रकरण स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको कहा जाता है, परमाणु का विभाजन एटॉमिक फ्यूजन। 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल मॉडल इसको कहा जाता है। सोने की एक पतली परत और उसका यूज करके इन्होंने ये पता लगाया कि परमाणु के बीच में जो होती है उसके नाभिक कहा जाता है। सोने की पतली फॉयल पर अल्फा कणों के बिखराव से पता चलता है। अल्फा कणों की बॉम्बार्डिंग की गई, मतलब डाला गया उसके सामने से, जिससे पता चला कि अधिकांश अल्फा कण जो हैं, जैसे एक मॉडल ले लीजिए, ये सोने का पतली सी परत है, यहाँ पर कई सारे अल्फा कण इन पर डाले गए, तो अधिकांश जो अल्फा कण थे एज इट इज़ पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ एकाध जो होते हैं ये डाइवर्ट होते हैं और कुछ एकाध वापस आ जाते हैं। तो वापस आने पर हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के इनके बीच में नाभिक उपस्थित होता है, और नाभिक जो है वो है क्या है? तो देखिए यहाँ पर लिखा, जो धनात्मक होता है नेचर में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है धनात्मक नाभिक होते हैं जो अधिकतर द्रव्यमान को रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। तो न्यूक्लियस की बात इसी से पता चली थी, इसका आंसर बी हो जाएगा। बोर के परमाणु मॉडल ने क्या सिद्ध किया है? बोर एक अलग साइंटिस्ट हैं जिनका परमाणु का मॉडल है। उन्होंने क्या सिद्ध किया?
इलेक्ट्रॉन की निश्चित कक्षा और ऊर्जा का स्तर। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में रहेगी और उसका ऊर्जा का स्तर होगा, इलेक्ट्रॉन का तरंग व्यवहार, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से पता चलता है भाई? तो ये तो पता चलता है आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में डुअल नेचर हमें पता चलता है प्रकाश का। नाभिक के गुण, परमाणु विभाजन की व्याख्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोर के मॉडल ने ये चीज़ सिद्ध किया था, इसका आंसर ए हो जाएगा कि बोर ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा रेखाओं के आधार पर कहा कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों पर परिवहन करते हैं, केवल तभी विकिरण उत्सर्जित या अवशोषित करते हैं जब वे स्तर बदल रहे होते हैं। ऊर्जा का अलग अलग स्तर होता है और उसी स्तर पर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं। ये सबसे पहली बार बोर के मॉडल में स्पष्ट किया गया था और ये सही मॉडल हुआ। बाद में जाकर इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस बने जिसके आधार पर परिवर्तन देखे गए हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम मैकेनिक्स पूछा जा रहा है आपसे, बेसिक है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन का क्या स्वभाव है? तो सिर्फ कण है, ओनली पार्टिकल है क्या इलेक्ट्रॉन, या ओनली वेव है, या कण और तरंग दोनों है, बोथ पार्टिकल एंड वेव। डुअल नेचर होता है क्या इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जा रहा है। ना तो कण है ना तरंग है, नाइदर पार्टिकल और नॉर वेव, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्या है क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार? क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे बेसिक सिद्धांत ही यहीं से शुरू होता है, क्वांटम की पढ़ाई ही यहीं से शुरू होती है। क्वांटम के ABCD इसी को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, आधुनिक विचार। ये मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। आधुनिक विचार यही है कि केवल इलेक्ट्रॉन बल्कि सभी सूक्ष्म कण जो होते हैं वो द्वैत, वेव उनका डुअल नेचर का होता है, वो दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। किसके तरह? कण की तरह भी, वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करते हैं। ये सूक्ष्म स्तर पर बहुत ही अद्भुत सी खोज थी कि कोई एक ही चीज़ वेव भी है, तरंग भी है और कोई एक ही चीज़ पार्टिकल भी है, कोई एक ही चीज़ पार्टिकल है। जैसे आप समझिएगा, मैं आपको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ, हालांकि उसका यह ऐसा नेचर नहीं होता। जैसे साउंड है, साउंड क्या बोलते हैं हम लोग? वेव। साउंड कोई पार्टिकल, कोई वस्तु कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर, इलेक्ट्रॉन के स्तर पर अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म कण हैं जो डुअल नेचर को प्रदर्शित करते हैं, जिनका डुअल नेचर होता है। समटाइम वो बिहेव करते हैं वेव की तरह में और कुछ समय वो बिहेव करते हैं किसकी तरह में? तो पार्टिकल की तरह में, ऑब्जेक्ट की तरह में बिहेव करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। किसी पदार्थ का विसर्जन, डिसॉल्यूशन, शुद्ध भौतिक परिवर्तन माना जाता है या रासायनिक? किसी पदार्थ का विसर्जन शुद्ध भौतिक परिवर्तन माना जाता है या रासायनिक? तो हमेशा भौतिक माना जाएगा, हमेशा रासायनिक माना जाएगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ना तो भौतिक ना तो रासायनिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामान्यतः यदि पदार्थ केवल घुलकर एक समान मिश्रण विलयन बनाता है और रासायनिक समीकरण नहीं बदलता है तो भौतिक परिवर्तन होगा। मान लीजिए कोई भी पदार्थ है जो घुल जाता है और घुलने के बाद उसने कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं किया, उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज हो रहा है ये, ओके। पर कुछ मामलों में जैसे कि अम्ल और धातु का घुलना रासायनिक अभिक्रिया है, अतः परिस्थिति बस दोनों ही हो सकती है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। सी यानी कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर वो केमिकली चेंज कर पा रहा है घुलने के बाद, उनका जो केमिकल फॉर्मूला है उसमें अगर परिवर्तन ला रहा है तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये तो भाई क्या हो गया, ये तो केमिकल चेंज हो गया। लेकिन अगर वो कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा? वो फिजिकल चेंज ही कहलाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में कौन सा होगा? बहुत आसान सवाल है लेकिन पूछा जाता है आपसे एग्जामिनेशन में। TRE लेवल में भी पूछा जाता है और AEDO के लेवल पर भी पूछा जा सकता है आपसे। कागज़ का जलना, बर्निंग ऑफ पेपर, चीनी का पानी में घुलना, द्रव्यमान में परिवर्तन, कास्टिक सोडा का घुलना, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। देखिए एक चीज़ और होता है इसमें, छोटी सी चीज़ होती है। अगर आप उस प्रोसेस को रिवर्स कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम में आपको जो करना पड़ सकता है, अगर आप उस प्रोसेस को रिवर्स कर पा रहे हैं तो फिर वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चीनी का पानी में घुलना। फिर आप पानी को गर्म कीजिए तो भाप बन करके पानी उड़ जाएगा और चीनी आपको प्राप्त हो सकता है, जैसे नमक प्राप्त किया जाता है समुद्र से। लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन केमिकल में हो जाएगा। कागज़ का जलना भी केमिकल होगा क्योंकि वहाँ पर राख पार प्राप्त होता है आपको। कास्टिक सोडा का घुलना भी केमिकल चेंजेज में आएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या होता है? केवल आकार बदलता है, केवल अवस्था बदलती है, नए पदार्थ बनते हैं, बस मिश्रण बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन के दौरान रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, जैसे कि दूध से दही बनाना। अब दही से वापस दूध नहीं बन सकता है। जैसे दूध से पनीर बनाना, पनीर से वापस दूध नहीं बन सकता है, और उनका बिहेवियर बिल्कुल ही अलग होगा। जैसे दूध है तो दूध के साथ नमक कभी भी नहीं खाते हैं, क्योंकि स्किन संबंधी डिजीज होता है, आपने देखा होगा, कई जगह पढ़ा भी होगा। लेकिन दही जो है उसके साथ खाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके रासायनिक गुण जो हैं वो परिवर्तित हो गए हैं, अब वो किसी और प्रकार से बिहेव कर रहा है, इसलिए वो फाइनल दूध प्रोडक्ट नहीं रहा, बल्कि उसमें केमिकली स्तर पर बड़े परिवर्तन हो गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलेबल और मिसिबल किससे संबंधित होते हैं? परमाणु मॉडल से संबंधित होते हैं, विलयन मिश्रण की प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं, केमिकल चेंजेस से संबंधित होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना से संबंधित होते हैं। इंसुलेबल जो होते हैं किससे संबंधित होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलेबल और मिसिबल किससे संबंधित होते हैं? तो मिसिबल का अर्थ है जो दो द्रवों के एक दूसरे में असीमित घुल जाना, जैसे कि अल्कोहल और पानी। जो अल्कोहल और पानी घुलते हैं तो असीमित घुल जाना, इसको कहा जाता है मिसिबल। जबकि इमिसिबल वे द्रव हैं जो आपस में नहीं मिलते हैं, जैसे तेल और पानी। ये जो होते हैं कभी भी नहीं मिलेंगे आपस में। जैसे तेल और पानी को आप मिला करके नहीं रख सकते हैं, कभी मिल ही नहीं सकते हैं वो, क्योंकि तेल जो है पानी के ऊपर में तैरने लग जाएगा। वहीं पर अल्कोहल और पानी जो है जो वो आसानी से घुल सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा मिसिबल और इमिसिबल को याद रखिएगा। समहारीय होमोजीनस मिश्रण और विलयन में क्या अंतर है? होमोजीनस मिश्रण और विलयन में क्या अंतर है? ये इसी प्रकार के शब्दावली एग्जामिनेशन में भी यूज किए जाते हैं बंधुओं। जो हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, उसमें एनसीईआरटी के इनपुट भी शामिल होते हैं, तो शब्द वहीं से आते हैं। इसको ध्यानपूर्वक हिंदी को भी तैयार कीजिएगा। वैसे मैंने हमेशा बोला है कि साइंस इंग्लिश में तैयार करना चाहिए, दोनों को मिक्स करके तैयार कीजिए, क्योंकि हिंदी इसका बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है कभी कभी। समहारीय यानी कि होमोजीनस मिश्रण और विलयन में क्या अंतर होता है? दोनों में कोई फर्क नहीं है। समाहरणीय मिश्रण हर भाग में समान होता है, विलयन भी वही है। होमोजीनस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, सॉल्यूशन इज द सेम। विलयन हमेशा होमोजीनस होता है, सॉल्यूशन इज ऑलवेज हेट्रोजीनियस। अगला देखिए क्या है। समहारीय में दो तत्व होते हैं, होमोजीनस हैज टू एलिमेंट्स। ये पूछा जा रहा है। 4 यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, उनमें से आपको निकालना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समहारीय होमोजीनस मिश्रण का मतलब होता है मिश्रण प्रत्येक स्थान पर समान रूप में देखा जा सकता है। विलयन सॉल्यूशन में समहारीय मिश्रण का एक प्रकार है जहाँ एक पदार्थ दूसरे में घुला रहता है, अतः दोनों में अवधारणा समान ही। जैसे अगर इसका उदाहरण दूँ मैं आपको, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे सॉल्ट वाटर, जैसे सॉल्ट जो होता है वाटर में बहुत ही आसानी से घुल जाएगा, और जो अगर एक गिलास सॉल्ट है, एक गिलास वाटर है, उसमें सॉल्ट घोला है, तो निश्चित तौर पर अगर उस बहुत अच्छे से घुलता है तो उसके सभी अणु स्तर पर वो दोनों समान रूप से ही दिखेंगे आपको। जैसे एयर जो होता है हवा, वो भी इसी का उदाहरण होती है। जैसे विनेगर जो है वो भी इसी का उदाहरण है। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो होते हैं जो आप पीते हैं वो भी इसी का उदाहरण होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। होमोजेनस मिक्सचर इसको कहा जाता है। आइसोटोप किसे कहा जाता है? बहुत छोटा सवाल लेकिन कठिन हो जाता है। एटम जिनके प्रोटॉन भिन्न होते हैं, एटम जिनके न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं लेकिन प्रोटॉन समान होते हैं, एटम जिनके इलेक्ट्रॉन कम भिन्न होते हैं, अलग तत्वों के परमाणु, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, किसको कहा जाता है? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोबार, ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जहाँ से कभी कभार न्यूमेरिकल भी सवाल पूछ लिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। किसी तत्व के सभी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान रहती है तो तत्व की पहचान पर न्यूट्रॉन की संख्या बदल सकती है, इसी का आइसोटोप कहा जाता है। ये गुणधर्म में हल्का फर्क पैदा करते हैं पर रासायनिक गुण आमतौर पर समान ही होते हैं, यानी कि प्रोटॉन संख्या जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो समान रहता है। इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है आइसोटोप कहा जाता है। आइसोटोप कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आइसोबार का क्या मतलब होता है? आइसोटोप एक कॉन्सेप्ट हो गया और एक होता है आइसोबार होता है। आइसोबार होता है, दोनों बहुत ही डिफरेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रोटॉन समान, न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं। सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। मास संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या भिन्न होते हैं। सभी उपयुक्त हो जाएगा। आइसोबार का मतलब क्या हो जाएगा? आइसोबार वे परमाणु होते जिनकी कुल नाभिकीय मास
संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉन संख्या भिन्न होते हैं, फलस्वरूप वे अलग अलग तत्व होते हैं। जिनका मास समान होता है उसी को कहा जाता है आइसोटॉप, आइसोबार कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाए। अलग अलग तत्व जिनका मास समान होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। जैसे अगर कोई उदाहरण ले तो सल्फर ले लीजिए, सल्फर 40 और सल्फर का क्या हो जाएगा 16। इसी प्रकार से क्लोरीन है, क्लोरीन 17 और क्लोरीन 40। तो दो अलग अलग तत्व हैं। देखिए यहाँ पर इनका मास नंबर जो है वो समान है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ये याद रखिए। इसी को आइसोबार कहा जाता है, आइसोबार कहा जाता है। लेकिन कार्बन 12 है और कार्बन 14 है, कार्बन के ही हैं, इसी को आइसोटोप कह दिया जाएगा, आइसोटोप कह दिया जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विलोपन, जिसको डिसोसिएशन और घुलन यानी कि डिसॉल्यूशन में मुख्य अंतर क्या होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। कोई फर्क नहीं होता है। विलोपन रासायनिक आयन बनने की प्रक्रिया है और घुलन सिर्फ फैलना है। घुलने का मतलब है सिर्फ फैलना, जबकि विलोपन का मतलब है कि रासायनिक आयन वहाँ पर बन रहे हैं। घुलन रासायनिक परिवर्तन है। दोनों शाब्दिक समानार्थी हैं, बोथ आर सिनोनिम्स ये कहा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। सामान्यतः पदार्थ का वाहक द्रव में फैल जाना है, विलोपन कहलाता है इसको। घुलन का मतलब क्या होता है? घुलन का मतलब होता है, डिसॉल्यूशन का मतलब होता है सामान्यतः पदार्थों का वाहक द्रव में फैल जाना, बिल्कुल ही उसको कहा जाता है डिसॉल्यूशन। वहीं पर डिसोसिएशन विशेषकर आयनिक यौगिकों में होता है। यहाँ यौगिक जो होते हैं वो आयन में विभाजित होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट पर निर्भर करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डिसॉल्यूशन का मतलब होता है घुल जाना, वहीं आयनिक परिवर्तन जब हो जाता है तो उसको कहा जाता है डिसोसिएशन। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में मूल अंतर क्या होता है? छोटा सा सवाल है। बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्ड में कई सारे प्रकार के होते हैं, कोवलेंट, आयनिक। इसका आंसर बताना है आपको। क्या होगा इसका आंसर? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग बनाम ट्रांसफ़र, प्रोटॉन का आदान प्रदान, न्यूट्रॉन का आदान प्रदान, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड का तात्पर्य होता है ए हो जाएगा, एक, यानी कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग बनाम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो होता है, यही इनमें मुख्य अंतर होता है। कोवलेंट बॉन्ड में परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में। वहीं पर आयनिक बॉन्ड में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन खो करके धनात्मक बनता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर करके नकारात्मक नेगेटिव बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। याद जरूर रखिए, कोवलेंट बॉन्ड में और आयनिक बॉन्ड में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है जो आपको याद रखना चाहिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। जब रंग बदलने वाला संकेतक इंडिकेटर किसी विलयन में रंग बदलता है तो यह किसका सूचक होता है? जब रंग बदलने वाला इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर कुछ ऐसे होते हैं जो किसी सॉल्यूशन के रंग बदल देते हैं, तो इसका सूचक क्या होता है? तापमान, दबाव, पीएच, एसिड बेस प्रॉपर्टी को दिखाता है रंग बदलना, या फिर अवक्षेपन, पर्सिपिटेशन जिसको कहा जाता है, किसको दिखाता है भाई रंग बदलना? जब रंग बदलने वाला इंडिकेटर किसी विलयन में रंग बदल लेता है तो इसका किसका सूचक होता है? तो दरअसल पीएच का सूचक होता है। जैसे पीएच में आपने देखा होगा लाल लिटमस जो है, ये लाल लिटमस हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कि अगर लिटमस पर एसिड डाला जाए तो वो लाल हो जाता है। तो ये रंग बदलना जो है किसका है? तो पीएच को दिखाता है कि एसिडिक है ये, या फिर इसका बेस नेचर है, या फिर क्षार है, ये दिखाता है ये। ओके, तो एक चीज़ और है यहाँ पर, पीएच का मतलब होता है सूडो हाइड्रोजन आयन, सूडो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। संकेतक आमतौर पर किसी विघटनशील अवयव के पीएच निर्भर संरचनात्मक रूपों के कारण रंग बदलते हैं। उदाहरण के लिए फेनेप्थलीन जो एसिड में रंगहीन और क्षार में गुलाबी दिखता है, या पीएच में बदलाव का सूचक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन में सॉल्वेंट का क्या कर्तव्य होता है? सॉल्वेंट जो होता है किसी विलयन में, उसका क्या कर्तव्य होता है? विलयन में उपस्थित कलर को बदलना, घुलनशील पदार्थ के घोल का एक रूप बनाना, रासायनिक परिवर्तन को बढ़ाना, नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेना। नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेगा क्या सॉल्वेंट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट वह माध्यम है जिसमें सॉल्यूट घुल करके समान रूप से वितरित हो जाता है। वह विलयन की समग्र मात्रा को बताता है। ज़्यादातर मामलों में अधिक मात्रा, मतलब जैसे जल में अगर आप नमक घोल रहे हैं तो नमक जो होगा वो सॉल्यूट होगा और जो जल होगा वो सॉल्वेंट होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। जल जो होगा वो सॉल्वेंट होगा और नमक जो होगा वो सॉल्यूट होगा यहाँ पर।
तो उसी को कहा जाता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिसमें हम किसी चीज़ को घोल रहे हैं, नमक की जगह पर आप जैसे मान लीजिए वाटर में आप अल्कोहल मिलाएंगे तो क्या हो गया भाई, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया, अल्कोहल सॉल्यूट हो जाएगा। इसी प्रकार जिसकी मात्रा सामान्य तौर पर कम होती है उसको सॉल्यूट कह दिया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। संतृप्त सैचुरेटेड और असंतृप्त विलयन में फ़र्क क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? संतृप्त में ज़्यादा सॉल्वेंट होता है और संतृप्त में अधिक सॉल्यूट घुल सकता है। संतृप्त में सॉल्यूट हमेशा गैस होता है, कोई भी फर्क नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का बी हो जाएगा। संतृप्त विलयन वह है जिसमें दी गई तापमान पर सॉल्यूट नहीं घुल सकता है, और संतृप्त वे हैं जिनमें सॉल्यूट समायोजित किया जा सकता है। यह विलयन के घुलनशील सीमाओं पर निर्भर करता है। जैसे एक गिलास लिया आपने, उसमें आपने पानी डाल करके चीनी मिलाना शुरू किया, आप इतना चीनी मिला चुके हैं कि अब वह संतृप्त हो चुका है, तो अब उसमें आप चीनी नहीं घोल सकते हैं। इसी को कहा जाता है संतृप्त विलयन। वही असंतृप्त जो होगा उसमें अभी भी आप चीनी मिला सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिट करेगा ये सब सवाल। सुपर सैचुरेटेड विलयन किस स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? सुपर सैचुरेटेड, व्हाट कंडीशन डज ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन रिप्रेजेंट? अत्यधिक सॉल्वेंट, एक्सेस सॉल्वेंट होता है। अस्थिर स्थिति, जहां विलयन सामान्य संतृप्त से अधिक सॉल्यूट रखता है। हमेशा स्थिर, केवल गैसीय विलयन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का। इसका आंसर हो जाएगा बी। सुपर सैचुरेटेड विलयन अस्थिर होते हैं। विशेष शर्तें जैसे ऊंचे तापमान पर अधिक सॉल्यूट घुलाकर फिर ठंडा करना के बाद यह बनते हैं, इसी को कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड विलयन इसको कहा जाता है। उदाहरण दूंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि चीनी और पानी को अगर आप सामान्य तौर पर घोलेंगे तो वो एक समय के बाद नहीं घुलेगा, लेकिन उसको फिर हम क्या करते हैं, आग पर चढ़ाते और गर्म करते हैं। जैसे आपने चाशनी बनाते हुए देखा है क्या, तो उसको फिर जैसे इसका उदाहरण अगर हम लोग लें, रॉक कैंडी जिसको कहा जाता है, जिसको मिश्री कहा जाता है। मिश्री जानते हैं क्या? मिश्री जानते होंगे, रॉक कैंडी, मिश्री जो आमतौर पर प्रसाद वगैरह में यूज किया जाता है। यह घर पर बनाया जाने वाला सबसे सही उदाहरण माना जाता है, क्योंकि चीनी को गर्म पानी में तब तक घोला जाता है जब तक पूरी तरह वह घुल ना जाए और संतृप्ति की स्थिति ना हो जाए। इसको कहा जाता है क्या? इसी को कहा जाएगा यहाँ पर सुपर सैचुरेटेड विलयन। एक उदाहरण के रूप में आप ये ले सकते हैं जो आपके आस पड़ोस से दिखता भी होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल का क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल क्या दर्शाता है? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 के आंसर पर चलते हम लोग, बी हो जाएगा। क्वांटम मॉडल में ऑर्बिटल एक गणितीय फंक्शन क्षेत्र है जो दर्शाता है किसी दी गई ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना किस क्षेत्र में अधिक होगा, किस क्षेत्र में अधिक होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो अलग अलग स्तर होते हैं, एक पर्टिकुलर एनर्जी जब हम दे रहे हैं तो उस एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो सकता है, इसी को दर्शाता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो है वो इसी को दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में भी मौजूद हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिवर्तन अविचलनीय यानी कि इरिवर्सिबल रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? पानी का बर्फ बनना होगा, भाप बनना, वाटर टर्निंग इनटू स्टीम, नमक और पानी का मिश्रण, लोहे का जंग लगना, बर्फ का पिघलना। किसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं? तो कौन सा ऐसा है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते? बहुत आसान सवाल है ये तो। इसका आंसर हो जाएगा सी, लोहे का जंग लगना यानी कि ऑक्सीकृत होना, ऑक्सीडेशन जिसको कहा जाता है। एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें नया पदार्थ Fe2O3 यह बन जाता है। तब इससे वापस आप आयरन नहीं बना सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में इसे आसानी से वापस मूल धातु में नहीं बदला जा सकता है। इसी के कारण से इसको इरिवर्सिबल कहा जाता है, इरिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। और यह केमिकल चेंज का उदाहरण होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रोटॉन की परिभाषा क्या है? नाभिक में धनात्मक आवेश वाला कण, नाभिक में निगेटिव आवेश वाला कण, इलेक्ट्रॉन का नया नाम, इलेक्ट्रॉन का वैकल्पिक रूप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित धन भारित कण होते हैं जो परमाणु की पहचान संख्या को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक तत्व की पहचान उसकी प्रोटॉन संख्या से होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। पराबैंगनी यूवी प्रकाश से कुछ यौगिकों में रंजक परिवर्तन क्यों होता है? उनके कलर में क्यों परिवर्तन आ जाता है? यूवी के कारण से, यूवी लाइट्स के कारण से। जैसे कि ये चीज़ ना कई सारे पदार्थों में होता है, जब आप उनको लंबे समय तक धूप में रख के छोड़ देते हैं तो उनके रंगों में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि हमारे सनलाइट में थोड़े बहुत यूवीज मौजूद होते हैं जो बहुत ही कम संख्या में होते हैं और वो परिवर्तन कर देते हैं।
प्रोटॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तरों का परिवर्तन, न्यूट्रॉन का हटना, परमाणु संख्या का बदलना क्यों हो जाता है, यूवी प्रकाश से कुछ यौगिकों में परिवर्तन क्यों हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। यूवी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के उनके बॉन्ड स्थितियों से उत्तेजित कर सकती है। यह इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के रंग में परिवर्तन या विघटनकारी अभिक्रियाओं का यह काम होता है, जिसके कारण से क्या होता है, इनके एनर्जी जो है वो चेंज हो जाते हैं, इनके रंग जो है वो चेंज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा के स्तर पर बैठा होता है, यूवी के कारण से वो ऊर्जा स्तर उनके परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण से यौगिक का रंग जो है वो बदल जाता है। सबसे सामान्य कारण यही होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कठोरता, हार्डनेस जल का क्या मापन है? हार्ड वाटर आपने सुना होगा शब्द, हार्डनेस इसमें बहुत ज़्यादा है जल में। पानी का पीएच होता है भाई, पानी में घुले सॉलिड्स, यहाँ पर गलत है हिंदी ट्रांसलेशन। क्षारीय धातु की उपस्थिति जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, या फिर टेम्परेचर, किसके कारण से हम बोलते हैं कि यह जल जो है यह हार्ड है, कठोरता आ गई है इसमें, हार्डनेस है इसमें, हार्ड वाटर हो गया ये, किसके कारण से हम लोग बोलते हैं? तो यह जो है ये मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण से होते हैं। ये आयन साबुन के फोम बनने में बाधा डालते हैं, जिसके कारण से वाष्पीकरण नलियों में तलछट का कारण बनते हैं। यानी कि हार्ड वाटर जो होगा ना, उसमें झाग उत्पन्न नहीं हो सकता है आसानी से। इसके कारण से बड़ी आपको जैसे साबुन और सर्फ को यूज़ करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। और हार्ड वाटर जो होता है इसमें सबसे बड़ा इसका पहचान यही होता है कि इसमें झाग आसानी से नहीं बन पाते हैं। और यह किस लिए होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जो होते हैं नुकसान नहीं पहुंचाते शरीर को, लेकिन अगर अत्यधिक मात्रा में हो तो ये निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। पॉलीमेरिक सॉल्यूट की उपस्थिति विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव डालती है? विस्कोसिटी, श्यानता जिसको कहा जाता है, श्यानता। जैसे शहद लेंगे तो शहद को अगर आप गिराएंगे तो आसानी से नहीं गिरेगा, उसकी श्यानता बहुत ज़्यादा है, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। वहीं पर जल है, जल को आप गिराएंगे तो आसानी से गिर जाएगा, आसानी से बह भी जाएगा, उसकी श्यानता कम होती है। तो श्यानता के बारे में पूछा जा रहा है। पॉलीमेरिक सॉल्यूट की उपस्थिति विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव डालती है? घटा देती है, इसको विस्कोसिटी कम कर देगी, बढ़ा देगी, कोई प्रभाव नहीं डालता, या फिर केवल रंग बदल देता है उसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीमर यानी कि श्रृंखलाएं जालीनुमा संरचना बना सकती है जो तरल के प्रवाहनीयता को घटाती है। परिणाम स्वरूप जो होगा क्या होगा? तो भाई इनका जो विस्कोसिटी है उसको विस्कोसिटी को बढ़ा देगी। अगर जल में इसको डालेंगे तो जल का क्या हो जाएगा? विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसको आसानी से बहाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, जैसे शहद में होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अधिकतम ऊष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन किन प्रक्रियाओं में होता है? अम्ल क्षार तटस्थकरण, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जिसको कहा जाता है, पानी का बर्फ बनना, या फिर सभी में होते हैं, या फिर संयोजक प्रतिक्रियाएं जो जिसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन, उसमें होता है। किस में? ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब हीट ज़्यादा उत्सर्जित होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। हीट ज़्यादा उत्सर्जित होगा किस प्रक्रिया के दौरान? इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए, अर्थात अम्ल क्षार का जब न्यूट्रलाइजेशन होता है, एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन के दौरान सबसे ज़्यादा हीट उत्सर्जित होता है। अम्ल क्षार तटस्थकरण अक्सर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, अर्थात यह एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है जिसमें हीट उत्सर्जन होगा। पानी के जमाना पर ऊष्मा छोड़ता है। तटस्थकरण एक प्रमुख रासायनिक उदाहरण, मतलब कि मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, जब एसिड और बेस को आप मिलाएंगे तो क्या होगा भाई? जल और सॉल्ट बनता है। किसी को भी मिला लीजिए, है ना, किसी को भी मिलाएंगे, NaOH को मिलाया तो इससे क्या बनेगा भाई? NaCl बन जाएगा। ये सॉल्ट हो गया जो आप खाते हैं, और वाटर बन जाएगा भाई, यही तो बनेगा। तो इसी को जब भी किसी एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं तो उसमें ऊष्मा सबसे ज़्यादा क्या होगा? उत्सर्जित होगा। इसको एक्सोथर्मिक प्रक्रिया कहा जाता है। पानी के जमने पर भी ऊष्मा निकलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इन चारों ऑप्शन में से देखें तो एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन ही होगा, जिसके कारण से इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सवाल करवा दूंगा। बहुत सारे सवाल हैं अपने पास, केमिस्ट्री के भी बहुत सारे सवाल हैं, तो इसको ज़रूर लगा करके रिवाइज भी कीजिएगा। 20 सवाल करेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे कि उसमें से कोई भी अगली बार जब आए सामने तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।